ठीक है, आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियाँ, तो पहले भारत नदियों का ही देश है। हमारे यहाँ आपने जब भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा तो उसमें आपने देखा भारत के कुल 5 भौगोलिक विभाजन या 6 भौगोलिक विभाजन माने गए। पहला पर्वतीय मैदान था, फिर उत्तर भारत का मैदान था, पर्वतीय क्षेत्र जिसे आप बोलते हैं, जिसमें हिमालयी क्षेत्र आता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए आता है ना। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के जस्ट नीचे आपने विशाल मैदान पढ़ा था। तो पर्वतीय क्षेत्रों से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, हिम नदों से पिघल करके उनका जल बहाव होता है। ठीक है, कुछ बरसात वाली नदियाँ होती हैं, कुछ दक्कन या फिर प्रायद्वीपीय भारत में की नदियाँ होंगी। तो हमारे पास पूरे संपूर्ण भारत में पूरे भूभाग का 43% हिस्सा किस योग्य है? कृषि योग्य है, यानी समतल भूभाग है। बातें समझ में आ रही हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। पूरे भारत में कई 100 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर के। तो हम सारी नदियाँ तो पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ नदियाँ वितरिकाएँ होती हैं बड़ी नदियों की, कुछ नदियाँ सहायक होती हैं। तो पहले 2 शब्दावलियों को हम समझेंगे, सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं और वितरिकाएँ किन्हें कहते हैं। सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी बड़े नदी तंत्र की सहायता करती हैं, मुख्य धारा में जाके मिलती हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है, रामगंगा है, गोमती है। समझ में आ रहा है? इसकी अगर वितरिका की बात की जाए, अलकनंदा, भागीरथी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं आपने? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही किसका निर्माण होता है? गंगा का। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और यही भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, यही भारत की राष्ट्रीय नदी है। और ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और ऋग्वेद में कुल 1 बार उल्लेख मिलता है किस नदी का? गंगा का। किसका? जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। कौन है? सबसे पवित्र नदी का दर्जा ऋग्वेद में किसको प्राप्त है? सरस्वती को। सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? तो आप बोलेंगे सिंधु का। किसका? और आप लोगों को पता है सभ्यताओं ने जब विकास किया तो नदियों की सबसे अग्रणी भूमिका रही। आज भी आप पुराने शहर देखेंगे, बड़े शहर देखेंगे, बड़ी सिटीज़ देखेंगे, तो वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही बसे। और आपको पता है हिंदुस्तान की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने हैं कि नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व में थी। और समझ में आ रही है? तो नदियों का महत्व तब से लेकर के अब तक है। आज बताइए, अगर नदियां ना हो तो जल जो सिंचित क्षेत्र है उसकी उर्वरकता कम होगी कि नहीं होगी? जलोढ़ मिट्टियों का प्रदेश है ना हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बोलिए। चलिए, तो हम नदियों को देखेंगे। पूरे भारत की नदियों को हम 2 आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहले प्रवाह तंत्र के आधार पर, और दूसरा पहले प्रवाह तंत्र के आधार पर, दूसरा उद्गम स्थल के आधार पर। ठीक है, तो प्रवाह तंत्र की बात किया जाए और उद्गम के आधार पर। तो उद्गम स्थल के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, हिमालयी नदियां, अर्थात जो हिमालय में स्थित हिमनदों से पिघल करके जिनका जो जल प्राप्त करती हैं उनको हम हिमालयी नदियां कहते हैं। अगला, प्रायद्वीपीय नदियां, अर्थात जो विंध्याचल पर्वत के नीचे से नदियां प्रवाहित होती हैं मध्य प्रदेश की। समझ में आ रहा है? उसे हम प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में रख लेते हैं।
इसे मध्य भारत और दक्षिण भारत दोनों इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो हिमालयी नदियाँ की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण आती हैं नदियाँ। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र या फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेंगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के चेंगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में प्रवाहित होते हुए यांगयाप दर्रे से, किस दर्रे से, तिब्बत में निकलेगी। मानसरोवर झील के पास एक कौन सा ग्लेशियर है, हिमनद है, आप कहेंगे चेंगयांगडुंग। और यांगयाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से एंट्री लेती है कौन, यांगयाप दर्रे से एंट्री लेती है कौन, आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। कौन जी, ब्रह्मपुत्र नदी। और एंट्री करते हुए कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। दिहांग और दिबांग का आपने एक नाम सुना होगा, बोलो। तो इसको यहाँ पर दिहांग, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जैसे असम से ये आगे बढ़ती है, मेघालय के किनारे होते हुए बांग्लादेश में आती है। कहाँ आती है, तो बांग्लादेश में इंटर करते ही इसे हम कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। और जमुना नदी में पद्मा आके मिलती है। कौन आती है, पद्मा। तो इसकी जो नई जल धारा बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मेघना। क्या बोलते हैं, और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। किसका, इस डेल्टा को कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पद्मा अर्थात इसी गंगा का बांग्लादेश में नाम, गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है। और आप बताइए, ये जो ब्रह्मपुत्र है और पद्मा है, ये दोनों मिलकर के कौन सा डेल्टा बना रही हैं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यही ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप नदी निर्मित पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी 29, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। कितनी, ऋग्वेद में इसका एक भी बार उल्लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में इसका एक भी बार उल्लेख नहीं मिला है। तो फिर से ये देख लेते हैं, एक नदी है ब्रह्मपुत्र जो भारत में भी प्रवाहित होती है। समझ में आ रही बात है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत के मात्र 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है। दिबांग इसकी सहायक नदी है, मानस इसकी सहायक नदी है, लोहित इसकी सहायक नदी है। समझ में आ रहा है। इसके कई नाम हैं। एक तिब्बत में इसको यारलुंग जांगबो कहते हैं, तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, और जब पद्मा इसमें मिल जाती है तो इसको मेघना कहते हैं। और यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पे पड़ा है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है कहाँ पर, सुंदरवन डेल्टा के समीप। बातें समझ में आ रही हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा हिमालय वाले बेल्ट से मानसरोवर झील के पास से एक नदी और निकलती है, जो भारत की सबसे पुराने वाले 1947 से पूर्व देखा जाए तो पाकिस्तान तो हमारे हिस्से में ही था। ठीक है। तो उस वाले हिंदुस्तान की यह सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। लगभग 20 किलोमीटर
कम, किससे? ब्रह्मपुत्रा से। समझ में आ रहा है? सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख मिला है। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख मिला है। और आपने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी भी इसी नदी तंत्र के किनारे ही विकसित हुई। आज आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 कोने देखे थे ना, मांडा जम्मू कश्मीर में ही पड़ता था, बोलो, दैमाबाद, हिंडन और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो पाकिस्तान में पड़ता था सुतकांगे 2, जो दास नदी किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीर, ये देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में था, दैमाबाद महाराष्ट्र में था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो 1921 में सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में ढूंढा गया था। बोलो जी, हड़प्पा पहला शहर था, हड़प्पा, इसीलिए उसके नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। लेकिन यह किस नदी किनारे बसा था? सिंधु घाटी। और ऋग्वेद में भी सबसे अधिक उल्लेख किसका मिलता है? सिंधु नदी का ही मिलता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है। गैंगेटिक डॉल्फिन है, क्या है? गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन है। धौलाधर का नाम सुने होंगे आप लोग, उत्तराखंड में ही है, बोलो। और जब हनुमान जी आए थे तो कहाँ आए थे? संजीवनी बूटी लाने, उत्तराखंड वाले बेल्ट में ही आए थे ना, हिमाचल प्रदेश वाले बेल्ट में ही, हिमालयी क्षेत्र में ही ना आए थे। इस गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आप बोलोगे कहीं कहीं पे गंगोत्री लिखा होता है, ठीक है? तो गंगोत्री में इसका नहीं उद्गम होता, इसका उद्गम होता है देवप्रयाग में। कहाँ पे होता है? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने की वजह से एक नई नदी का निर्माण होता है, नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। तो आप पूछेंगे सर तब गंगोत्री क्यों बताया जाता है? तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। क्या निकलती है? भागीरथी। भागीरथी नदी जब मिलती है अलकनंदा में तब इसका नया स्वरूप क्या कहलाता है? गंगा। क्या कहलाता है? गंगा। गंगा का पूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। लगभग उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है और सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। उसके बाद यह बिहार में एंटर करती है। बिहार के पटना से होते हुए यह झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर सीमा बनाते हुए ये पहुंचती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फरक्का बैराज में यह क्या हो जाती है? फरक्का बैराज से ये विघटित होना शुरू होती है। फिर से यह अपने वितरिकाओं में विभक्त होना प्रारंभ कर देती है। जब गंगा पढ़ाऊंगा तब आपको वहाँ पे बताऊंगा बहुत अच्छे से कौन यह नदी कितने कितने राज्यों में कितना कितना किलोमीटर। समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। इससे बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहला राष्ट्रीय जल मार्ग भी इसी नदी में है। NW1 भी इसी नदी में है। समझ में आ रहा है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। समझ में आ रही बात है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गंगा। अब आपने देखा इसी में हम लोग इनकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्रा की जितनी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनको पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद सिंधु की जितनी भी हैं, सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, सब इसी सिंधु नदी तंत्र में ही पढ़ा जाएगा। ये प्रवाह तंत्र है जी, हिमालयी नदियों के प्रवाह तंत्र हैं। हम सारी नदियां तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, लेकिन उनकी प्रवाह तंत्र पढ़ाएंगे। कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं। तो आपने देखा ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के चेंगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप किस हिमनद से निकलती थी जी? बोलो जी। सानोक्या बाब, क्या हिमनद से निकलती थी? कहाँ? और फिर जाकर के कहाँ मिलती? जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ जाकर के मिलती है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में।
गंगा कहाँ से निकली है? देवप्रयाग से। और इसकी मुख्य सहायक नदी अलकनंदा और भागीरथी हैं। भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। कहाँ है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? आप बोलेंगे यमुना है। कौन है? यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल है। तो पहले तो प्रश्न यहीं से खूब बनता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन? यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों में या फिर मध्य भारत की नदियों में, जो राजस्थान वाले बेल्ट में प्रवाहित होती हैं, वो प्रायद्वीपीय नहीं आता, लेकिन प्रायद्वीपीय और राजस्थान यानी मध्य भारत वाला दोनों वाला पोर्शन यहीं पे कवर कर लेते हैं। ठीक है। पहला लूनी, माही, साबर। साबरमती गुजरात में बहती है, माही गुजरात में बहती है, लूनी राजस्थान में बहती है। बोलो जी। उसके बाद आता है नर्मदा, ताप्ती, नीचे दिख रहा है, एक दिखेगा। ताप्ती के बाद आएगा गोदावरी। क्या आएगा? गोदावरी। फिर चलिए, उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली महानदी है कौन? इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ प्रायद्वीपीय एवं मध्य भारत दोनों लिख सकते हैं आप, मध्य भारत दोनों, क्योंकि लूनी, माही ये सब राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी तंत्र हैं। इनकी बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं, उसको भी पढ़ा जाएगा, लेकिन इस नदी तंत्र के अंदर कृष्णा, कावेरी, पेन्नार या फिर पेरियार इत्यादि छोटी छोटी नदियां हैं, उनको पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, प्रवाह तंत्र के आधार पे पूरी नदियों को हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहली ऐसी नदियां जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, और आपको पता होगा हिंदुस्तान में ज़्यादातर नदियां या फिर उत्तर भारत में ज़्यादातर नदियां आप किधर की तरफ देखते हैं? पूर्व की तरफ प्रवाहित ही देखते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ज़्यादातर नदियां, आप बताओ, हम लोग अगर अब देखें तो ज़्यादातर नदियां किस में मिलेंगी? गंगा में। किस में मिलेंगी? और गंगा का पूरा तंत्र किधर की तरफ प्रवाहित होता है? पूर्व की तरफ। किधर की तरफ? पूर्व की तरफ। प्रवाह तंत्र में सबसे पहला नाम क्या आता है? पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। अगर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में देखेंगे आप, तो सबसे बड़ा नदी तंत्र आता है किसका? आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्र। दूसरा गंगा। तीसरा महानदी। चौथा गोदावरी। पांचवा कृष्णा। छठा कावेरी। ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, और सारी की सारी लगभग बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है। सबका उद्गम स्थल कहीं हो, लेकिन संगम स्थल कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में ही होता है। अगला पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां, या फिर ड्रेनेज लाइन जो भारत में खींची गई है,
जब मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा तो बताऊंगा। ड्रेनेज लाइन एक खींची गई है, जो पूर्व की तरफ नदियां बहती हैं उनको पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां बोलते हैं, और जो पश्चिम की तरफ होती है उसे पश्चिम। तो इस पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी है वो है सिंधु। कौन है? सिंधु। साबरमती, माही, लूनी। अब ये देखिए, आप लोग सोचेंगे केन, बेतवा, यमुना, चंबल, ये सारी नदियां कहाँ गई? येन गंगा, पेन गंगा, राम गंगा, धौली गंगा, बूढ़ी गंगा, गंडक गंगा, ये सब कहाँ गया? काली गंगा, ये सब कहाँ नदियां गई? तो याद रखिएगा, मैं नदी नहीं पढ़ा रहा अभी आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ नदी तंत्र पढ़ा रहा हूं। ऐसी नदियां जिनकी सहायक नदियां और वितरिकाएं हैं, हम उनका नाम अभी एक भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम नदी तंत्रों के बारे में पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? सैकड़ों नदियां हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं, मैं अभी आपको मूल मेजर नाम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु, साबरमती, माही, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां हैं जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये रहा भारत की नदियों का स्वरूप जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है।